हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स का टॉपिक ट्रांसफार्मर, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। मतलब ये ट्रांसफार्मर दोनों टाइप के वोल्टेज को एक वोल्टेज में दूसरे वोल्टेज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ट्रांसफार्मर पड़ा है। अब बात आती है कि ये ट्रांसफार्मर ऐसा कैसे कर देता है, तो उसके लिए हमें इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो इसका हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है? एक लेमिनेटेड आयरन कोर ले रखा है। तो लेमिनेटेड आयरन कोर मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है। कि जैसे समझ लीजिए आपके पास ये आयरन ब्लॉक है, ठीक है। समझ लीजिए ये जो डस्टर है ये एक आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक। इस आयरन ब्लॉक और बीच से ये क्या है? खाली है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? इस आयरन ब्लॉक के छोटे छोटे स्लाइसेस कर रखे हैं, पतले पतले स्लाइसेस कर रखे हैं। तो पतले पतले स्लाइसेस करेंगे तो वो किस तरीके से दिखेंगे? हमें इस तरीके से दिखेंगे, पतले पतले फ्रेम फॉर्म में दिखेंगे। और उन पतले पतले स्लाइसेस को फिर हमने कोटिंग करके एक साथ ग्लू से जोड़ रखा है। तो ये क्या है हमारे पास? लैमिनेटेड आयरन कोर। इसमें हमारे पास मेन मोटिव क्या है? लैमिनेटेड आयरन कोर, या हमने कोई और मेटल क्यों नहीं ले रखा? लैमिनेशन करने से क्या होता है? लैमिनेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पन्नी चढ़ा दी है। लैमिनेशन का मतलब है कि आपने इसको कट करके जो इसका अभी एरिया था प्रीवियस, अभी देखिए इसका जो एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर देंगे तो इनके जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। एरिया कम करने से क्या होता है? आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस केस में उस मेटल के अक्रॉस जो भी करंट जनरेट होगा वो कम जनरेट होगा। कौन सा करंट? आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा हो गया, जैसे उसमें अगर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो गई तो उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, और हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से उसका कोर जल जाता है। तो उस चीज़ से, उस हार्मफुल चीज़ से बचाने के लिए हम वहाँ पे उसके कोर मटेरियल को ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि एक तो उसका हिस्ट्रेसिस कर्व क्या हो? कम हो, मतलब वो ऐसा मेटल हो जो एनर्जी बहुत ही कम लेता हो, कम लॉस करता हो। दूसरी चीज़, उसमें हमने क्या कर रखा है? उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रखा है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से क्या होगा? जो भी उसमें करंट जनरेट होगी, अभी आप पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है, जिसको हम यहाँ पे एडी करंट से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। इंड्यूस करंट को ही हम क्या कहते हैं? एडी करंट्स। तो अगर मेटल्स में एडी करंट जनरेट होगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है लैमिनेशन करके। साथ ही साथ कि यहाँ पे मोस्ट जो एनर्जी है वो हीट फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब लॉस ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल चुना है जिसका लॉस या हिस्ट्रेसिस लूप क्या होता है? कम होता है। तो वो कौन है? आयरन। या तो हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, या तो एक और यहाँ पे एक अलॉय होता है जिसका नाम है म्यू मेटल। म्यू मेटल किन किन मेटल से मिलके बनता है? जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर, क्रोमियम, इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या देता है? म्यू मेटल अलॉय देता है। तो एक म्यू मेटल हो गया और दूसरा आयरन, दोनों में से हम यहाँ पे कोई सा भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो लैमिनेशन यहाँ पे क्यों करी गई है? ताकि एडी करंट जो जनरेट हो वो यहाँ पे कम जनरेट हो और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ना हो और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या कर रखा? इस लैमिनेटेड आयरन कोर में एक तरफ वाउंड कर रखी है कॉइल और दूसरी तरफ भी वाउंड कर रखी है कॉइल। तो दोनों कॉइल को हमने क्या नाम दे रखा? एक को प्राइमरी दे रखा, दूसरी को सेकेंडरी। इसको प्राइमरी क्यों दिया, इसको सेकेंडरी क्यों? तो प्राइमरी कॉइल वो है जिससे हमें इनपुट देना है, जिसमें हमें इनपुट देना है। और कौन सा इनपुट? एसी। एसी पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अपना मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली टाइम के हिसाब से चेंज करती रहती है, ठीक है। और आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा? सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा था इसी पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें कि जब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट
जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में क्या करेंगे, करंट भेजेंगे, कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पता है टाइम के हिसाब से करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। अब इससे निकल रही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी चेंज होंगी। अब आपको दिख रहा होगा ये प्राइमरी कॉइल के साथ इंडक्टिवली किसको कपल्ड कर रखा है, इस लैमिनेटेड आयरन कोर को लेके हमने किसको कपल्ड कर रखा है, यहाँ पे इस सेकेंडरी कॉइल को कपल्ड कर रखा है। जब यहाँ पे हमने कपलिंग कर रखी है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सेकेंडरी कॉइल है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इट मीन्स कि इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, देन इंड्यूस करंट। तो उसी इंड्यूस ईएमएफ को मैंने यहाँ पे नाम दे रखा ईएस, और जो यहाँ पे ईएमएफ है कौन सा, इस पर्टिकुलर प्राइमरी कॉइल को, उसको मैंने ईपी नाम दे रखा है। ये दोनों ईएमएफ्स हैं, मतलब वोल्टेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, कितना अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अमाउंट पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर कम होंगे इसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में तो कम होगा, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है कि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि ये डिवाइस, अब देखिए सेम डिवाइस तो ये दोनों काम नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के। एक कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज का मतलब जैसे कि कहीं पे हम पावर हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बिजली पैदा करते हैं, तो जब वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा किलो वोल्ट्स फॉर्म में क्या चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, तो अगर कहीं पे हमारे पास समझ लीजिए कि 1000 वोल्ट जनरेट हो रहा है और हमें वहाँ पे पावर हाउस में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, वहाँ पे वोल्टेज चाहिए, कितना चाहिए, समझ लीजिए हमें चाहिए वहाँ पे 1 लाख मान के चल लेते हैं, या 10 किलो वोल्ट मान के चल लेते हैं, ठीक है। 10 किलो वोल्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पे मतलब 10,000, 10,000 ऐसे में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, 10,000 वोल्टेज चाहिए। तो कम से ज़्यादा मतलब लो वोल्टेज से हमें हाई वोल्टेज की तरफ जाना है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए हम कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इट मीन्स ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, स्टेप अप। स्टेप डाउन कौन सा होगा, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता होगा। जैसे कि अब समझ लीजिए कि पावर हाउस में जब बिजली बनती है तो वो हर जगह, हर सिटी में जाती है, ठीक है, स्टेट्स में जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। लेकिन जो हमारे घरों में बिजली आती है या हमारे अप्लायंस जो होते हैं मोस्टली, वो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट से 240 वोल्ट्स के बीच में ऑपरेट होते हैं, ठीक है। 230 से 240 वोल्ट के बीच में ऑपरेट होते हैं। और अभी आपको बताया मैंने कि समझ लीजिए कि जनरेशन कितने का हुआ है, 10 किलो वोल्ट का। तो अगर अब हमारे घरों में बिजली आएगी तो अगर 10 किलो वोल्ट डायरेक्ट भेज दी जाए तो क्या होगा, हमारे घरों के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वोल्टेजेस के हिसाब से आपने पढ़ लिया है कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने और पढ़ रखी है, पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I होता है। तो मैं V नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे E लिख रही हूँ। E यहाँ पे क्या है, EMF से या वोल्टेज जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं E को ऐसे भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दीजिएगा कि जहाँ पे लो वोल्टेज होगा वहाँ पे कैसी करंट होगी, हाई करंट होगी। जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा वहाँ पे कैसी करंट होगी, लो करंट होगी। यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो लो करंट, यहाँ पे लो वोल्टेज है तो हाई करंट। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऐसे ट्रांसफार्मर बताइए जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा है, स्टेप अप, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा है, करंट के केस में उल्टा है।
और जो लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है तो वो कौन है, स्टेप डाउन। तो मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इसी में कि हम कैसे पहचानेंगे स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से पहचाना जाता है। मैंने बताया था ना कि स्टेप अप मतलब हाई वोल्टेज। आउटपुट कहाँ से, ये देखिए आउटपुट को बता रहे हैं, ये इनपुट को, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा कि लो, वो किस पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी कॉइल के और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी कॉइल में कम है, तो पता ही है आपको आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होते हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन। जो मैंने ऊपर ट्रांसफार्मर बताया तो उससे देख के आप बता सकते हैं कि ये कैसा टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। अच्छे से दिख रहा है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये कैसे टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये आपको पता ही है कि जब हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट सेंड करेंगे इस प्राइमरी कॉइल में, तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम लेट कर लेते हैं 5P, नीचे सफिक्स में 5P, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इस सेकेंडरी कॉइल से उसको हम लेट कर लेते हैं 5S। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपको अच्छे से पता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उसका उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मैं दोनों के लिए लिख सकती हूँ कि 5S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS एंड 5P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP, वेयर NS एंड NP आर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब हम उसे डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराने से पहले आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो एक कांस्टेंट देता है, तो दोनों के लिए कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, सेम, क्योंकि दोनों एक ही टाइप की हमने वायर्स ले रखी हैं। और अगर हम उन्हें डिवाइड करा दें तो क्या होगा, 5S इज इक्वल्स टू NS अपॉन 5P, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे NP। दोनों के कांस्टेंट यहाँ पे कट जाएंगे, तो 5S अपॉन 5P इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। अब 5S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5P को इधर भेज देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो d/dt यहाँ पे भी और NS/NP तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, d5P अपॉन dt हो जाएगा। इक्वेशन 2 बना लेते हैं इसे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में आपने पढ़ रखा है, जो E होता है माइनस का d∅/dt होता है। तो ES के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का d∅s अपॉन dt। EP प्राइमरी कॉइल के लिए क्या लिखेंगे, जो वोल्टेज होगा EP इज इक्वल्स टू माइनस का d∅p अपॉन dt, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो d∅s अपॉन dt है, d∅p अपॉन dt, माइनस जब इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 पे रख देते हैं। तो d∅s अपॉन dt के बदले क्या आएगा, माइनस का ES इसके हिसाब से, और यहाँ पे d∅p अपॉन dt के बदले क्या आएगा, माइनस का EP NS/NP एज इट इज़। माइनस से माइनस कैंसिल, EP नीचे चला जाएगा, तो ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे ES और NS दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो NS अपॉन NP होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू दी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वोल्टेज का वो कैसे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टेप अप की बात करेंगे तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या निकल के आएगा, बता सकते हैं आप। उस टाइम पे पता ही है आपको NS ग्रेटर होता है NP के, ठीक है। तो उस केस में ये निकल के आएगा ग्रेटर देन 1। फॉर किसके लिए, स्टेप अप के लिए। NS अपॉन NP स्मॉलर देन 1 कब निकल के आएगा, लेस देन 1 कब निकल के आएगा, स्टेप डाउन के लिए, ठीक है।
अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि इस ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। जितना हम इनपुट दे रहे हैं, अगर हम 100% इनपुट दे रहे हैं तो 100% ही हमें आउटपुट मिल रहा है, मान के चल लेते हैं आइडियल केस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ इस ट्रांसफार्मर में भी लॉस होता है, जिसका मतलब ये है कि हमें 100% आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम मान के चल लेते हैं आइडियल केस कि अगर ऐसा हो गया कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस जितना हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे, इनपुट पावर दे रहे हैं, उतना ही यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर भी मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ES इंटू IS। और इनपुट कहाँ देना है, प्राइमरी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है EP इंटू IP। और यहाँ पे EP को नीचे भेज दीजिए, तो ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन, देखो सेकेंडरी कॉइल और यहाँ पे ये करंट है सेकेंडरी कॉइल की। तो दोनों के बीच में जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल और करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, दोनों के बीच में रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। और इससे पहले वाली जो एक्सप्रेशन हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, यही एक्सप्रेशन निकल के आ रही थी NS अपॉन NP के। तो आपको ये रेशियो, ये फॉर्मूला याद रखना है, ताकि आपको ये याद रहे कि हम यहाँ पे किस तरीके से स्टेप डाउन स्टेप अप को करंट और वोल्टेजेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर स्टेप अप की बात करें, यहाँ पे स्टेप अप के केस में ES ग्रेटर होता है EP के, बट IS यहाँ पे लेस देन होता है IP के, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा किस में हो जाता है, स्टेप डाउन में। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है कि जो एनर्जी लॉसेज हैं वो उसके क्या क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं।